नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिको सर्जिकल नर्स में। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में जो पूछे गए हैं कई नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और हमारे साथ देखते रहें मेडिको सर्जिकल नर्स। तो चलिए आज के इस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, while palpating a male client's right upper quadrant, the nurse palpate। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मेल क्लाइंट है, उसका जो हम एब्डोमिनल है वो पाल्पेशन कर रहे हैं और जो किस एब्डोमिनल के कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कर रहे हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर जो हम पाल्पेशन कर रहे हैं उसमें नर्स क्या पाल्पेट कर रही है। ए इज स्प्लीन, बी इज लीवर, सी इज किडनी एंड डी इज़ अपेंडिक्स। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर राइट अपर क्वाड्रेंट के बारे में पूछा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एब्डोमिनल के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, राइट अपर, लेफ़्ट अपर, राइट लोअर और लेफ़्ट लोअर। तो राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर जो कि पाया जाएगा, जो भी ऑर्गन होगा वो होगा लीवर। लीवर ही राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पूछा गया है इन्वर्टोग्राम इज़ वन ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़। इन्वर्टोग्राम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्वर्टोग्राम क्या होता है। इन्वर्टोग्राम इज ए वन टाइप ऑफ एक्सरे। ये एक एब्डोमिनल एक्सरे की तरह ही एक नॉर्मल एक्सरे होता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो एनएस है, पेशेंट का एनएस है, उसको एक रेडियो ओपेक मार्कर की सहायता से उसको मार्क कर दिया जाता है और उसका एक्सरे लिया जाता है। इन्वर्टोग्राम का जो मेनली यूज़ होता है वो किस में होता है, इट यूज़ टू फाइंड आउट एनोरेक्टल एनोमलीज। ये जो है एनोरेक्टल की जो एनोमलीज होती है उनको फाइंड आउट करने या डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि एनल और रेक्टल एट्रेशिया। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इन्वर्टोग्राम इज़ वन ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट इन। डायग्नोस्टिक टेस्ट किसका है ये। पाइलोरिक स्टेनोसिस, इंटुसिसेप्शन, एनोरेक्टल एनोमलीज, डाइवर्टिकुलम। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें इन्वर्टोग्राम पूछा गया है और हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि इन्वर्टोग्राम एनोरेक्टल एनोमलीज के लिए यूज़ किया जाता है। तो फाइलोरिक स्टेनोसिस इज नॉट एनोरेक्टल एनोमलीज, इंटुसिसेप्शन इज नॉट एनोरेक्टल एनोमलीज। यहाँ पर एनोरेक्टल एनोमलीज सी के अंदर लिखा हुआ है एनोरेक्टल एनोमलीज, जो कि एनएल और रेक्टल एट्रेशिया के बारे में हमें अगर डिटेक्ट करना है तो हम इन्वर्टोग्राम का यूज़ करेंगे। तो सी हमारे यहाँ पर सही आंसर रहेगा, एनोरेक्टल एनोमलीज। डाइवर्टिकुलोसिस आल्सो नॉट एनोरेक्टल एनोमलीज। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एनोरेक्टल एनोमलीज। देखिए पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब होता है स्टोमक के 2 स्पिंक्टर्स होते हैं, कार्डिक स्पिंक्टर और लोअर स्पिंक्टर को बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर, जो कि आगे स्मॉल इंटेस्टाइन से ड्यूडिनल के पार्ट से रन करता है। तो जो पाइलोरिक जो स्पिंक्टर है उसका नैरोइंग हो जाना, जो उसकी जो भी वॉल है उसका नैरो हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड स्टेनोसिस। और जो नेक्स्ट है इंटुसिसेप्शन। इंटुसिसेप्शन का मीन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन ये का ही अपने ही पार्ट के अंदर कनेक्ट हो जाना, ओवरलैपिंग ऑफ इंटेस्टाइन पार्ट, दैट इज़ इंटुसिसेप्शन। ये एक तरह का इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। और डी इज़ डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलम इज़ ए पाउच। ये एक जीआई ट्रैक्ट का स्मॉल पाउच है जो कि डेवलप होता है लाइक दिस। जैसे ये कि ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसके यहाँ पर एक पाउच बन गया है, उसको हम डाइवर्टिकुलोसिस कहते हैं। डाइवर्ट होकर एक पाउच बनता है। तो इसका आंसर से आंसर होगा एनोरेक्टल एनोमलीज। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ डाइवर्टिकुलोसिस। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डाइवर्टिकुलोसिस के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट यूजफुल रहेगा। फर्स्ट इज़ एंडोस्कोपी, बेरियम सेलो, बेरियम एनीमा और यूएसजी एब्डोमेन। देखिए दोस्तों, वैसे तो डाइवर्टिकुलोसिस का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है सबसे बेस्ट होता है सीटी स्कैन, पर चूंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर सीटी स्कैन ऑप्शन में नहीं है तो नेक्स्ट ऑप्शन जो भी होगा वो होगा हमारा बेरियम एनीमा। बिकॉज एंडोस्कोपी, बेरियम सेलो और यूएसजी एब्डोमेन यहाँ पर इसके लिए यूज़फुल नहीं रहेंगे। डाइवर्टिकुलोसिस इज ए जीए ट्रैक्ट
एनोमलीज या कह सकते हैं, या ये उसकी कंडीशन का कॉम्प्लिकेशन है GI ट्रैक्ट का, उसमें हम बेरियम एनीमिया के थ्रू ही उसका डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डायबिटिक्लोसिस अगर सीवियर कंडीशन होता है तो बेरियम एनीमिया बहुत ही हमारे लिए नुकसानदायक रह सकता है। बेरियम एनीमिया कैन कॉज ब्लीडिंग, कैन कॉज डैमेज द स्मॉल इंटेस्टाइन या GI ट्रैक्ट। बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज CT स्कैन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्री प्रोसीजरल प्रिपरेशन फॉर सिग्मोइडोस्कोपी। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि सिग्मोइडोस्कोपी करने से पहले हमें प्रोसीजर करने से पहले कौन सी प्रिपरेशन करना आवश्यकता है। सबसे पहले देखिए, सिग्मोइडोस्कोपी का मतलब क्या होता है। सिग्मोइडोस्कोपी इज विजुअलाइजेशन ऑफ द सिग्मोइड कॉलन। टर्मिनल पार्ट होता है सिग्मोइड, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, उसका विजुअलाइजेशन करने के लिए हम एक प्रोसीजर करते हैं, उसको सिग्मोइडोस्कोपी कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिग्मोइडोस्कोपी करने से पहले कौन सी प्रिपरेशन करना जरूरी है। फर्स्ट इज NPO, B इज एनीमा बिफोर प्रोसीजर, C इज इंसर्शन एनजी ट्यूब, एंड D इज आस्क अबाउट आयोडीन एलर्जी। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं सिग्मोइडोस्कोपी जो भी है वो सिग्मोइड कोलन की करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए। तो जो प्रोसीजर होगा वो रेक्टल या एनस के थ्रू किया जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के एनेस्थेसिया की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो यहाँ पर NPO रखने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट इज इंसर्शन एनजी ट्यूब। चूँकि हम जानते हैं कि जो प्रोसीजर है वो NS के थ्रू होगा, तो यहाँ पर एनजी ट्यूब इंसर्ट करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आस्क अबाउट आयोडीन एलर्जी। सिग्मोइडोस्कोपी करते वक्त हमें आयोडीन की हम इंसर्ट ही नहीं करेंगे, तो हम आयोडीन एलर्जी से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी या हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर जो हमारा मेन जो ध्यान रहेगा वो रहेगा एनीमा बिफोर प्रोसीजर। प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट को एनीमा देना बहुत ही आवश्यक है, ताकि जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट आउट हो जाए और हमें सिग्मोइडोस्कोपी करने में अच्छा से मदद मिल सके। जो विजुअलाइजेशन होगा वो बहुत क्लियर होगा। द राइट आंसर इज द एनीमा बिफोर द प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिग्मोइडोस्कोपी इज डन इन विच पोजीशन। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि सिग्मोइडोस्कोपी कौन से पोजीशन में किया जाता है। सिग्मोइडोस्कोपी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इट इज़ विजुअलाइजेशन ऑफ सिग्मोइड कॉलन। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि पोजीशन कौन सी हम यूज़ करेंगे। हमें पोजीशन वह यूज़ करनी है जिसके अंदर हमें जो सिग्मोइड कॉलन का जो विजुअलाइजेशन है या जो बहुत ही आसानी से हो जाए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है वो है लिथोटोमी पोजीशन, जैक नाइफ पोजीशन, फॉलर पोजीशन, एंड डी इज नी चेस्ट पोजीशन। देखिए दोस्त, क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन में बताए पोजीशंस दी का नाम दिए गए हैं, उनमें से हमको सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फर्स्ट वन इज लिथोटोमी। देखिए दोस्तों, लिथोटोमी पोजीशन है वो ओनली फॉर जो यूज़ की जाती है फीमेल्स के अंदर यूज़ की जाती है। फीमेल के अंदर भी वेजाइनल प्रोसीजर को करने के लिए लिथोटोमी पोजीशन यूज़ की जाती है। और जैक नाइफ पोजीशन और नी चेस्ट पोजीशन दोनों सिमिलर पोजीशंस हैं, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सिग्मोइड कोलन के जो विजुअलाइजेशन में बेस्ट हमारे लिए पोजीशन रहेगी वो रहेगी नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन सबसे बेस्ट पोजीशन रहेगी यहाँ पर। तो राइट आंसर हमारा जो यहाँ पर होगा वो होगा दोस्तों नी चेस्ट पोजीशन फॉर सिग्मोइडोस्कोपी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन द इमीडिएट पोस्ट गैस्ट्रोस्कोपी पीरियड विल बी। अब क्वेश्चन के अंदर वो दोस्तों वही पूछा गया है कि जो गैस्ट्रोस्कोपी होती है विजुअलाइजेशन ऑफ स्टोमक और गैस्ट्रो, तो गैस्ट्रोस्कोपी के बाद यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन, बी इज असेस गैग रिफ्लेक्स प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स। कोई भी फ्लूइड्स देने से पहले गैग रिफ्लेक्स को चेक करोगे। सी इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर्ड फ्लूइड एंड ड्रग्स। एडमिनिस्टर करोगे ऑर्डर्ड किए हुए फ्लूइड और ड्रग्स को। डी इज रिप्लेस एनजी ड्रेनेज एवरी 2 हावरली। एनजी के नेजिक गैस्ट्रिक ट्यूब के जो ड्रेनेज है वो एवरी 2 हावरली रिप्लेस करोगे। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा असेस गैग रिफ्लेक्स प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड को एडमिनिस्टर करने से पहले हम गैग रिफ्लेक्स को असेस करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि गैस्ट्रोस्कोपी करते वक्त गैग रिफ्लेक्स को एनेस्थाइड किया जाता है उसको। तो जब हम पोस्ट ऑपरेटिव पूछा गया है, जब हमारे गैस्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो जाएगी, डन होगी, तो हम पेशेंट को फ्लूइड देने से पहले उसका गैग रिफ्लेक्स चेक करेंगे ताकि वो एस्पायरेशन को प्रिवेंट कर सकें। अगर यह गैग रिफ्लेक्स वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है तो हमें फ्लूइड नहीं देना है। अगर हम फ्लूइड देते हैं तो पेशेंट को एस्पायरेशन के चांस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बेस्ट डिसइंफेक्टेंट फॉर एंडोस्कोप इज़, एंडोस्कोपी करने में यूज़ आने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम होता है एंडोस्कोप, और उसका बेस्ट डिसइंफेक्टेड किसके अंदर किया जाता है क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट इज़ हाइपोक्लोराइड, बी इज़ फॉर्मल्डिहाइड, सी इज़ ग्लूटरल्डिहाइड, डी इज़ क्लोरोहेक्सिडिन। देखिए दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में जो केमिकल सॉल्यूशन दे रखे हैं उनमें से बेस्ट डिसइंफेक्टेड कौन सा होगा एंडोस्कोपी के लिए, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा हमारा होगा ग्लूटरल्डिहाइड। ग्लूटरल्डिहाइड को हम साइडेक्स के नाम से भी जानते हैं, इसका ब्रांडिंग नेम जो है वो फेमस ब्रांडिंग नेम है वो है साइडेक्स। साइडेक्स के जो कई बार क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि साइडेक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, साइडेक्स का फॉर्मूला होता है C5H8O2। ये इसका फॉर्मूला है साइडेक्स का केमिकल फार्मूला, जो कि कई बार क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो बेस्ट डिसइंफेक्टेड फॉर एंडोस्कोपिक इज ग्लूटर एल्डिहाइड। ये हॉस्पिटल सेटअप के अंदर बहुत ही यूज़ किया जाता है, बहुत से इक्विपमेंट इसके अंदर स्टरलाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ नॉट यूज टू इन्वेस्टिगेट डिस्फेजिया। दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि डिस्फेजिया को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट इनमें से नहीं है। देखिए उसमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये होती है, हमें क्वेश्चन को सही से पढ़ना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ नॉट यूज्ड, दोस्त लोग क्या करते हैं सबसे पहले जाते हैं और क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं है ध्यान से और सीधा टिक करके आ जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में एक नॉट लिखा हुआ है, उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हो गया है। डिस्फेजिया के बारे में समझते हैं। डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, कोई भी चीज़ निकलने में हमें तकलीफ़ होना। तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से हैं और कौन से नहीं हैं यहाँ पर ऑप्शन में दे रखे हैं। फर्स्ट इज़ लैरिंगोस्कोपी, बी इज़ इसोफेजियल मैनोमेट्री, सी इज़ बेरियम सेलो, डी इज़ कोलोनोस्कोपी। राइट आंसर यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, द राइट आंसर इज़ कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी जो है यहाँ पर हम डिस्फेजिया के इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे। इसका मेनली रीज़न यही है कि जो डिस्फेजिया है डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, ये हमारे अपर जीआई ट्रैक्ट का जो प्रॉब्लम है, और जो कोलोनोस्कोपी है ये लोअर जीआई ट्रैक्ट का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है या एक टेस्ट होता है। तो यहाँ पर जो लैरिंगोस्कोपी है ये हम यूज़ करते हैं, इसोफेजियल मैनोमेट्री यूज़ करते हैं, बेरियम सेलो यूज़ करते हैं। ये सभी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर अपर जीआई के अंदर यूज़ होती है, बट द कोलोनोस्कोपी इज यूज्ड फॉर द लोअर जीआई ट्रैक्ट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कोलोनोस्कोपी। देखिए दोस्तों यहाँ पर कई बार इसोफेजियल मैनोमेट्री के बारे में पूछा जाता है कि इसोफेजियल मैनोमेट्री क्या है। तो इसोफेजियल मैनोमेट्री जो है वो यूज होती है असेस करने के लिए फंक्शन ऑफ इसोफेजियल स्पिंक्चर। इसोफेजियल के जो स्पिंक्चर है उनका जो फंक्शन है उसको प्रॉपर है या नहीं है उसको चेक करने के लिए इसोफेजियल मैनोमेट्री की जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर कोलोनोस्कोपी है। और नेक्स्ट अब देखते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। देखिए दोस्तों सलाइवरी ग्लैंड्स के इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन में है साल्पिंजाइटिस, साइलाइडाइनाइटिस, ऑफ्राइटिस और राइनाइटिस। क्वेश्चन के अंदर चार इन्फ्लेमेशन के टर्म्स दे रखे हैं। देखिए दोस्तों एक एक करके हम सभी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर कि साल्पिंजाइटिस का मतलब क्या होता है, ऑफ्राइटिस का मतलब क्या होता है और राइनाइटिस का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट इज साल्पिंजाइटिस। साल्पिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। देखिए दोस्तों फीमेल के अंदर यूट्रस के पास में एक स्ट्रक्चर ट्यूबल स्ट्रक्चर पाया जाता है, ट्यूब, तो उसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको साल्पिंजाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट इज ऑफोराइटिस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस। ऑफोराइटिस के बारे में पूछा गया है। ऑफोराइटिस का मतलब होता है रिलेटेड टू द ओवेरी। यह भी फीमेल के अंदर एक ऑर्गन होता है जो कि जहाँ से ओवम प्रोड्यूस होता है या तो उसको ओवेरी बोलते हैं, और ओवेरी के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको ऑफराइटिस बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज राइनाइटिस। राइनाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो राइनाइटिस, जिसको हम स्टफी नोज भी कहा जाता है या वाटरी नोज भी इसको टर्म यूज़ करते हैं। लास्ट वन जो कि हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा वो रहेगा साइलाइनाइटिस। साइलाइनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्टोन इन सैलरी ग्लैंड इज नाउन एज। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि स्टोन जो कि सलाइवरी ग्लैंड के अंदर है, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर अगर स्टोन पाया जाता है तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज होती है।
First one is cholelithiasis, B is silolithiasis, C is nephrolithiasis, D and D is xanthelasma. देखिए दोस्तों, एक एक करके सभी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि कोलिलिथियासिस क्या होता है, नेफ्रोलिथियासिस क्या होता है, ज़ैंथेलाज्मा क्या क्या होता है। फर्स्ट वन इज कोलिलिथियासिस. कोलिलिथियासिस मीन द स्टोन इन द गॉल ब्लैडर. कोली रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर में इफ अगर स्टोन है तो गॉल ब्लैडर का स्टोन है तो कहलाएगा कोलिलिथियासिस. नेक्स्ट वन इज नेफ्रोलिथियासिस. किडनी स्टोन. नेफ्रो रिलेटेड टू किडनी. अगर किडनी में अगर स्टोन है तो नेफ्रोलिथियासिस कहलाएगा. डी इज़ ज़ैंथेलाज्मा. देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नया टर्म निकल के आया है ज़ैंथेलाज्मा. तो यह भी कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से अपने दिमाग में उसको फिक्स कर लीजिए. ज़ैंथेलाज्मा एक येलोविश कलर का डिपोजिशन होता है जो कि हमारे स्किन के अंदर पाया जाता है, जो कि मेनली आईलिड्स के पास पाया जाता है. जो ये येलोविश डिस्कलरेशन है ये किसकी वजह से होता है? ये होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से. ये होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो ये येलोविश डिस्कलरेशन है वो डिपॉजिट होता है. येलोविश डिस्कलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल अंडरनेथ द स्किन और मेनली आईलिड्स के अंडरनेथ जो भी येलो डिपोजिशन होगा कोलेस्ट्रॉल का उसको हम ज़ैंथेलाज्मा कहा जाता है. राइट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा साइलोलिथियासिस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों. ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी एक्सेप्ट. क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि सभी गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाते हैं एक को छोड़कर. तो ऑप्शन में है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फियर, स्ट्रेस एंड वैगोटोमी. देखिए दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन है. चार ऑप्शन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाता है एक को छोड़कर. तो इनमें से एक कौन सा है जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को नहीं बढ़ाता है वो हम जान लेंगे. जैसे कि जो फियर है, स्ट्रेस और वैगोटोमी है, ये तीनों जो है ये है जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं. एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज़ करता है. देखिए दोस्तों, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता किस कारण से है कि अगर जो हमारे इंटेस्टाइन है उसके पेरिस्टालसिस में कोई प्रॉब्लम हो रही है या उसमें गैसियस डिस्टेंशन है तो जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है, हमारे जो भी गैस्ट्रिक मोटिलिटी है उसकी वो वहाँ पर डाउन हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. फियर, स्ट्रेस और वेगोटॉमी ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाते हैं. देखिए दोस्तों, वेगोटॉमी के बारे में पढ़ते हैं. वेगोटॉमी का मतलब होता है कट डाउन द ब्रांचेज ऑफ वेगस नर्व. वेगस नर्व की कुछ ब्रांचेस को कट करना ही वेगोटॉमी कहलाता है. ये क्यों किया जाता है? ये गैस्ट्रिक के अंदर जो सिक्रेशन होता है पेप्टिक अल्सर, HCl के ज़्यादा सिक्रेशन की वजह से पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, तो उनको सिक्रेशन को डाउन करने के लिए वहाँ पर वेगस नर्व के जो कुछ ब्रांचेस उनको कट किया जाता है. देखिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों. तो फिर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा. हमारी क्लास आज यहीं तक रहेगी. तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक रहेगी. इस नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं इंपॉर्टेंट बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर. तो बने रहें मेडिकल सर्जिकल नर्स के साथ. लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो के जो अपडेट्स होते हैं वो आपको जल्दी जल्दी मिल जाए. थैंक यू दोस्तों.